तो पापा अब हम बात करेंगे दिल्ली की। अब आपका लाइफ का फर्स्ट फेज था सियालकोट, सेकंड फेज था तरन तारन। तरन तारन में आपने एट्थ तक कंप्लीट की और आपका वहाँ पे एक लाइफ का फेज था। अब उसके बाद आप दिल्ली आ गए। अब आप दिल्ली से आप आगे बात करो कि लाइफ फिर कैसे आगे चली। दिल्ली जब हम आए तो जो स्ट्रगल थी वो और भी ज़्यादा भीषण हो गई, क्योंकि यहाँ हम किसी को जानते नहीं थे। दिल्ली बहुत बड़ा शहर था। पार्टीशन के कारण यहाँ पर इतने लोग आ गए थे कि इसकी आबादी दिल्ली की 4-5 गुना हो गई थी। जगह ढूंढना मुश्किल था। तो बड़ी मुश्किल से हमें एक कमरा मिला, वो भी ऐसा जिसमें टॉयलेट नहीं था। टॉयलेट के लिए हमें पब्लिक टॉयलेट, जो वहाँ से आधा किलोमीटर दूर था, वहाँ जाना पड़ता था। आप सोच सकते हैं कि अगर कभी इमरजेंसी हो जाए तो क्या करना पड़ेगा। तो काफ़ी हमें दिक्कतें हुई, पर वो तो चलो, दिक्कतें तो होनी थी, हुई। सबसे बड़ी बात ये हुई कि मुझे एडमिशन नहीं मिली, क्योंकि यहाँ दिल्ली में चलता था 11 ईयर स्कूलिंग, पंजाब में था 10 ईयर स्कूलिंग। तो यहाँ पर जब हम पहुँचे तो 9th क्लास काफ़ी आगे पहुँच चुकी थी, और बहुत सारे हायर सेकेंडरी स्कूल जो थे उन्होंने मुझे दाखिल करने से इनकार कर दिया कि हम आपको दाखिल नहीं कर सकते। और मुझे एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेना पड़ा ताकि मेरा साल ना मारा जाए। तो वो प्राइवेट स्कूल जो था, उस स्कूल के माध्यम से ही मैंने फिर पंजाब मैट्रिक का इम्तहान दिया। उन्होंने ही मेरा फॉर्म वार्म भेजा और मैंने पंजाब मैट्रिक का इम्तहान दिया 1953 में। हुआ ये कि इससे पहले मैं आपको कुछ और बताता हूँ, दिल्ली के नज़ारे बताता हूँ। हम लोगों को शुरू शुरू में आके एक महीना जहाँ आजकल पार्लियामेंट बिल्डिंग है, सॉरी नॉट पार्लियामेंट बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग है, उसके सामने मटापन लाइंस के नाम से एक क्वार्टर्स होते थे रेलवे के, वहाँ एक महीना रहना पड़ा। और वहाँ से जो मेरे जान पहचान का एक दोस्त था, जिसकी मैंने पहले भी जिक्र किया, सुदर्शन भाटिया, वो रहते थे घंटाघर सब्जी मंडी। तो वहाँ से मैं चलकर जामा मस्जिद आता था, जो कोई 5-6 किलोमीटर होगा फासला। फिर वहाँ से मैं ट्राम लेता था। उस ज़माने में ट्रामें चलती थी और चांदी चौक के थ्रू निकलती थी ट्राम। ट्राम की स्पीड इतनी इतनी कम होती थी कि आप उतर जाओ चढ़ जाओ कभी भी, तो बड़ा मज़ा रहता था। तो वो ट्राम जो है वो घंटाघर सब्जी मंडी आती थी और मैं वहाँ उतरता था। और उस वक़्त ट्राम का किराया था 2 आने। ये जामा मस्जिद से लेकर घंटाघर तक कितना डिस्टेंस होगा, 15-20 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, और 2 आने उसका किराया लगता था। तो मैंने कई बार वो ट्राम पर सफ़र किया। जामा मस्जिद तक पैदल आ जाता था, उसके बाद ट्राम में घंटाघर, फिर घंटाघर से ट्राम में जामा मस्जिद, और वहाँ से फिर पैदल अपने घर जहाँ हम रहते थे। तो ट्राम जो है वो एक बड़ा नया तजर्बा था मेरे लिए। वो टन 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 करके चलती रहती थी और आहिस्ता चलती थी। बड़े चांदनी चौक से निकलती थी, बड़े नज़ारे नज़र आते थे। चांदनी चौक में जो है बड़ी बड़ी दुकानें दिखी, मैंने हैरान हो गया कि इतनी बड़ी दुकानें भी होती हैं। हालांकि मैंने पास जाके नहीं देखा, ट्राम के अंदर से ही देखा। तो ये मेरे नज़ारे जो हैं उस वक्त दिल्ली के, मुझे बहुत क्या कहना चाहिए, हैरान कर दिया इन नज़ारों ने कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। और दिल्ली का उस वक्त चूँकि हमारे पास कुछ ऐसा था नहीं कुछ काम करने को, तो इसलिए और तो दिल्ली नहीं देख पाया तब तक। 53 में जब मैंने पंजाब मैट्रिक का इम्तहान दिया तो लकीली मेरे बहुत अच्छे मार्क्स मिले उसमें भी मुझे। और इसके बाद हम जहाँ रहते थे वहाँ पर मेरे भाई के एक दोस्त थे, मिस्टर J.K. कोचर, जो बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी बने। उन्होंने मेरे भाई से कहा कि ये तुम्हारा भाई तो बहुत अच्छा पढ़ने में, इसको हिंदू कॉलेज भेजना। वो हिंदू कॉलेज से पढ़ा था खुद, और वो उसने कहा मेरे भाई से कि इसको और कहीं नहीं, तुम हिंदू कॉलेज भेजो। और दूसरी बात ये थी कि मुझे ब्रिज कोर्स करना था, क्योंकि 10वीं के बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिलती थी। आपको 1 साल का ब्रिज कोर्स करना पड़ता था, जिसको प्रेप कहते थे। और प्रेप हिंदू कॉलेज के अलावा और 2-4 कॉलेज में थी और कहीं थी नहीं। तो इसलिए भी मुझे हिंदू कॉलेज जाना पड़ा। तो वहाँ मेरे साथ बड़ा अजीब वाक़या हुआ। जब मैं अपना फॉर्म लेके गया, एक तो मैं अकेला था,
क्योंकि भाई मेरे ने तब तक कुछ नौकरी मिल गई थी जिससे वो टूर पे रहते थे ज़्यादा और घर पे कम रहते थे। और पिताजी तो खैर जाने से रहे, वो क्या जाते मेरे साथ, तो उनको तो कुछ पता नहीं था कॉलेज क्या होता है, स्कूल क्या होता है। तो मैं अकेला ही गया और एप्लीकेशन भर के ले गया। मैंने वहाँ पर जो बैठे थे खिड़की पर, शायद टीचर होंगे या हेड क्लर्क होंगे, मेरा ख्याल तो टीचर ही थे, उनको मैंने एप्लीकेशन थमाई। और मैं सोच रहा था कि एप्लीकेशन रख लेंगे और मुझे कहेंगे कल परसों जब भी आके आप इंटरव्यू होगी तुम्हारी और उसके बाद एडमिशन होगी। लेकिन उन्होंने वो बजाय मेरे साथ बात करने के पता नहीं क्यों एप्लीकेशन एक तरफ रख दी। जो एप्लीकेशन का फाइल थी उसमें नहीं रखी, एक तरफ रख दी। तो मुझे बड़ी मायूसी हुई कि लगता है कि मुझे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो मैं कुछ देर तो खड़ा रहा, फिर मैं जैसे ही मुड़ने लगा तो उन्होंने कहा बेटे नहीं, मैं तो सोच रहा था कि आप फीस भी लाए होगे, फीस लाए हो, आपकी एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है किसी इंटरव्यू की, क्योंकि आपके मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा सर मैं तो फ़ीस लाया नहीं हूँ, मेरे पास इस वक्त कितनी फ़ीस है? उन्होंने कहा जी 172 रुपये, ये मुझे अभी तक याद है। तब एडमिशन की फ़ीस 172 रुपये होती थी, आजकल इमेजिन करो कि हज़ारों में होती है। 172 रुपये फ़ीस थी और उसमें 3 महीने की ट्यूशन फ़ीस भी होती थी 172 में। तो मुझे कहने लगे कि आप जो है फ़ीस लाए हो? मैंने कहा मैं तो फ़ीस नहीं लाया, मेरे पास तो इस वक्त 80-85 रुपये है मेरी जेब में। तो मैं, आप बताएं मैं किस दिन आऊँ और फ़ीस ले आऊँगा। कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, आपके पास जितने हैं उतना ही दे दो, क्योंकि ये भी आपको शायद वापस हो जाएंगे, क्योंकि आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं कि आपको कॉलेज में ज़रूर स्कॉलरशिप मिल जाएगा, आपकी फ़ीस माफ़ हो जाएगी और आपके जितने खर्चे हैं वो सब वापस हो जाएंगे। तो मैंने वो 80-85 जो मेरे पास थे मैंने दे दिए और एडमिशन ले ली। ये वाक़या है हिंदू कॉलेज का, जब हिंदू कॉलेज अपनी पुरानी बिल्डिंग में था कश्मीरी गेट में, और उसके अंदर एक जो मशहूर जगह थी वो था वो क्या कहते हैं उसको, जिसमें बैठ के और नाटक वाटक होते हैं, क्या कहते हैं उसका नाम? थिएटर है, थिएटर, एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर था और बहुत अच्छा था एम्फी थिएटर। उसमें लड़के खूब करते थे अपना नाटक वाटक करते थे, असेंबली होती थी, तो वो बड़ी अच्छी जगह थी। लेकिन वो 3 महीने मैं वहाँ हिंदू कॉलेज में कश्मीरी गेट में रहा। 3 महीने बाद कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में आ गया, तो मुझे यूनिवर्सिटी कैंपस में फिर हिंदू कॉलेज जाना पड़ा। तो 54 में हिंदू कॉलेज शिफ्ट हुआ, मतलब अपनी प्रेजेंट नहीं, 53 में शिफ्ट हो गया था। 53 में जो सेकंड सेमेस्टर था वो हिंदू कॉलेज का, वो नई बिल्डिंग में जो यूनिवर्सिटी के कैंपस में है वहाँ हुआ था। तो ये वही बिल्डिंग थी ना जहाँ पे अब ये दारा शिकोह लाइब्रेरी है और ये हाँ म्यूजियम प्लान हो रहा है। हाँ, वो कश्मीरी गेट में एक तरफ करके वो जहाँ पर यूनिवर्सिटी अब शायद वहाँ पर है, ये मुझे पता नहीं आजकल क्या है वहाँ पर, लेकिन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, फिर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ वो बिल्डिंग है वो वाली। नहीं, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तो शायद वहाँ नहीं था, वो तो सामने था। यहाँ पर कुछ हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीवन साथ साथ थे। इनफैक्ट सेंट स्टीवन की बिल्डिंग भी वहाँ थी, जहाँ आजकल मेरे ख्याल शायद इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है। और यहाँ पर क्या था ये मुझे पता नहीं, लेकिन यह मुझे ये पता है कि वो 3 महीने के बाद हाँ हम लोग शिफ्ट होके, और ज़्यादा अच्छा मेरे लिए रहा क्योंकि मेरे घर के पास था हिंदू कॉलेज का नया जो नई बिल्डिंग थी। पुरानी बिल्डिंग तो मुझे दूर जाना, 5-6 किलोमीटर दूर थी और मुझे तकरीबन पैदल ही जाना पड़ता था। तो ये मुझे अच्छा हो गया कि ये घर से 2-1 किलोमीटर थी और मैं आराम से आ जा सकता था। गिवन दैट कि लाइफ अभी भी बहुत हार्ड थी आपकी और फाइनेंशियली भी बहुत, कॉलेज बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसलिए कि जो टीचर थे पढ़ाने वाले उस वक्त, हालांकि मैं तो ब्रिज कोर्स कर रहा था, लेकिन जो टीचर थे पढ़ाने वाले बहुत अच्छे थे। ख़ासकर मुझे एक याद हैं, आउटस्टैंडिंग इंग्लिश के टीचर थे और वो पढ़ाते थे हमें पोइट्री, और उनका नाम था मिस्टर विश्वनाथ, और बहुत ही अच्छा वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे। इतना अच्छा पढ़ाते थे कि मेरा दिल करता था कि मैं ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में कर लूँ। तो बहुत अच्छे टीचर थे। और भी टीचर थे, मैथमेटिक्स के थे, वो भी बहुत अच्छे थे और बड़े मेहनत से पढ़ाते थे। तो हिंदू कॉलेज मुझे बहुत पसंद आया उन दिनों,
टीचर बहुत अच्छे थे। तो दोस्त हिंदू कॉलेज में कौन से बने? हाँ, दोस्त एक तो वहीं पर हमारे घर के पास ही कहीं रहते थे मिस्टर, क्या नाम था उनका, KL ढींगरा, कृष्णलाल ढींगरा। वो भी, उन्होंने भी एडमिशन लिया मेरे साथ और वो एक ही साल मेरे साथ पढ़े। उसकी ख़ास बात यह है, बताऊं मैं आपको, कि मैंने तो हिंदी पढ़ी नहीं थी कभी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल था कि अगर आपने स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ी तो आपको ग्रेजुएशन में दाखिला तब मिलेगा जब आप हिंदी पास करोगे। तो प्रेप कोर्स में मुझे हिंदी का जो है इम्तहान ज़रूर पास करना था, और मुझे हिंदी आती बहुत कम थी। तो ये KL ढींगरा जो थे, इनको हिंदी मेरी तरह कम आती थी, ये भी शायद उर्दू पढ़े होंगे कभी। तो मेरे घर में ये हम दोनों बैठकर और जो है रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते थे, याद करते थे, और हिंदी का और भी जो काम होता था इकट्ठे करते थे। एक और बात थी कि ये थोड़े अच्छे थे घर से, इनके पास सारी किताबें थी, मेरे पास कोई किताब नहीं थी। तो मैंने, जैसे ट्रिग्नोमेट्री थी, लोनी की ट्रिग्नोमेट्री उस वक्त लगी हुई थी, तो इनके पास थी। तो मैंने कहा यार तुम एक हफ़्ते के लिए मुझे अगर दे दो तो मैं सारे इसमें सवाल करके तुम्हें वापस कर दूंगा। तो मैंने एक हफ़्ते के लिए वो किताब मांग ली और सारी उसको हल करके उसको वापस कर दिया। इस तरह से और भी किताबें थीं उस पर, तो मुझे जो हमारे कोर्स में थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि उससे किताबें लेकर मैं पढ़ लेता था और मेरा काम चल जाता था। तो उनके अलावा आपके और भी दोस्त बने वहाँ पे, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बने? नहीं, लाइफ लॉन्ग दोस्त तो कोई नहीं बने। ये कृष्णलाल ढींगरा बहुत दिनों तक मेरे साथ, मैं जानता रहा इनको। ये बाद में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में चले गए थे। एक बार मेरा लाइसेंस गुम हो गया था तो मुझे दिलवाने में इन्होंने मदद की थी, लेकिन बहुत ऐसी दोस्ती नहीं थी जो लाइफ लॉन्ग कह सकें। तो उसके अलावा उस समय थोड़ा सा हिंदी फिल्मों का भी जोर काफ़ी हो गया था। खैर, आपने कहा कि आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं थे कि आप इन एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ों के बारे में सोचते, पर फिर भी कुछ फिल्मों के बारे में कभी आपको ध्यान आया हो, किसी ने मेंशन किया हो, पॉपुलर स्टार्स के बारे में, दिलीप ये कुमार, देवानंद, राज हाँ, कपूर? नहीं, मुझे तब तक वाकफियत हो गई थी, इसलिए वाकफियत हो गई थी कि मुझे मैगज़ीन पढ़ने का शौक़ था। और जो ये हेयर ड्रेसर होते हैं, बाल काटने वाले, इनकी दुकान पे मैगज़ीन्स अक्सर रहती थी। तो जब भी कभी मुझे मौका मिलता था महीने एक महीने में बाल कटवाने का, तो मैं वो मैगज़ीन सारी वो जो है मुझे जो है वहाँ इकट्ठी करके बैठ जाता था, आधा घंटा एक घंटा, तो बहुत काफ़ी पढ़ लेता था। और उसमें इन लोगों के जो नाम थे, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, और फिल्मों के नाम थे जैसे ये आवारा, और ये इनके नाम जो थे फिल्मों के थे उसमें। और उनमें कुछ ये भी, जिसको उर्दू में तबसरा कहते हैं, रिव्यू होते थे। तो ख़ासकर आवारा की रिव्यू मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने बड़ी मुश्किल से कहीं से पैसे इकट्ठे करके तो आवारा फिल्म भी देख ली। तो मुझे राज कपूर बहुत पसंद थे, दिलीप कुमार भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे राज कपूर ज़्यादा पसंद थे। तो इस तरह से मुझे थोड़ी बहुत वाकफियत हो गई थी, दिल्ली का कुछ असर हो गया था असर। तो आपने कहा कि रॉबिन पे आप जाते थे। रोबिन सिनेमा हमारे घर के बिल्कुल पास था, और मेरी फिल्मों में रुचि होने का एक कारण वो रोबिन सिनेमा भी था, क्योंकि रोबिन सिनेमा के बगल में एक गली है जो तुमने शायद देखी होगी। उस गली में होता था उनका वो टिकट काउंटर। तो टिकट तो 5 आने से शुरू होती थी, 5 आने, 10 आने और ₹1.25 आखिर। अब मेरे पास तो कभी 5 आने भी कई बार नहीं होते थे। तो क्या होता था कि वहाँ खड़े हो जाओ अगर, तो जो अंदर फिल्म चल रही है उसके सारे डायलॉग्स जो हैं आप बाहर सुन सकते हो। तो कई बार मैं थोड़ी देर वहाँ जाकर आधा घंटा खड़ा हो गया, सुन लिए, फिर आधा घंटा अगले दिन चले गए तो सुन लिए। इस तरह से मैं डायलॉग सुन लेता था। कई बार ऐसा होता था मेरे पास 5 आने हो जाते थे, मैं 5 आने की टिकट लेके बैठ जाता था। लेकिन 5 आने की टिकट लेके बैठना 3 घंटे बहुत ही मुश्किल था, कि वो बेंच थे, वो उनके पीछे कुछ वो नहीं थी कोई ढारस, कोई कमर लगाने को, तो बहुत थक जाता था। पर एनीवे वो 5 आने में टिकट लेके मैं बहुत फिल्में देखी उसमें ख़ासकर मॉर्निंग शो, क्योंकि उसके बाद तो मुझे कॉलेज जाना होता था। तो मॉर्निंग शो कई बार देखा मैंने, पर काफ़ी फिल्में देखी उसमें, रोबिन में। अच्छा, इसको एंड करने के लिए पापा, इस एपिसोड को मैं कुछ पूछना चाहूँगा। अब ये आजकल की जनरेशन जब सोचती है
50s की, आप तो अर्ली 50s की बात कर रहे हो, तब बड़ी बार ये आता है कि वो जो जनरेशन थी, जैसे आपकी या आपके भी पहले, यानी कि हमारे दादाजी की, वो बड़ी एक आइडियलिस्टिक जनरेशन थी। और उस समय जो माहौल था कंट्री का, देश का, वो बड़ा आइडियलिज्म वाला था कि हमें इस देश को बनाना है, आज़ादी मिल गई है, अब हमें खूब मेहनत करनी है, बेईमानी नहीं करनी। तो क्या ऐसा वाकई में आपने महसूस किया था उस समय आ, कि ये जनरली तो कहना बड़ा मुश्किल है कि आइडियलिस्टिक लोग थे ज़्यादा, पर काफ़ी लोग थे आइडियलिस्टिक। मैं अपनी फैमिली की बात कह सकता हूँ। मेरे तो, जैसे मैंने पहले कह चुका हूँ, ताया जी कांग्रेस के लीडर थे और उन्होंने हमें हमेशा यही तालीम दी कि बेटा बेईमानी नहीं करनी है, और ये भी कहा कि हमने जो गंवाया है वो देश की वजह से गंवाया है और हमें किसी तरह से भी देश को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो मेरे घर में तो आइडियलिस्टिक लोग थे, और कुछ थोड़ा बहुत आइडियलिज्म शायद मेरे ऊपर भी रब कर गया हो, मुझे पता नहीं। हाँ, मेरा ख्याल है प्रोपोर्शन शायद सोसाइटी में ऐसे लोगों की ज़्यादा थी। वो इसलिए थी कि सब कुछ गवा के हम लोग आए थे, और ये था कि इतनी कुर्बानी दी है हमने। अब इस कुर्बानी का मतलब ये तो नहीं कि हम देश के साथ गद्दारी करें, बेईमानी करें और करप्ट प्रैक्टिसेस में अपना जो है हाथ लगाएं। तो ये जो था बात, ये थी, बहुत सारे लोगों में थी और लोग थे, लेकिन प्रोपोर्शन थी, शायद ज़्यादा होगी उस वक्त, लेकिन सभी तो आइडियलिस्ट नहीं थे। कुछ ऐसे भी थे जो करते थे ऐसे कार्य। तो लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये बात मेरे भी दिमाग में बहुत घूमती है कि अब आप बात कर रहे हो 54-55 की, आप भी अब कॉलेज के स्टूडेंट हो गए थे, तो पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो आपको भी हो गई थी। और उस समय 52 में पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए और नेहरू की और कांग्रेस की बहुत बड़ी विक्ट्री थी। उस समय नेहरू के बारे में लोगों का क्या ख्याल था? आज का तो नेहरू के बारे में ख्याल अच्छा नहीं है, हाँ, उस समय क्या ख्याल था? मेरा ख्याल है 1952 में शायद पहला इलेक्शन हुआ था। पहली बार 47 के बाद 52 में ही इलेक्शन हुआ था। 52 में इलेक्शन, और उसमें कांग्रेस पार्टी, जनवरी फरवरी में इलेक्शन, हाँ, 52 में, तो कांग्रेस पार्टी जो थी वो बहुत, उसका सिंबल भी था दो बैलों की दो जोड़ी। बालों की जोड़ी। हाँ, तो बड़े कई जुलूस निकलते थे, और चिन्ह हमारा दो बैलों की जोड़ी है, ये तो मुझे याद है। और हमारे जहाँ हम रहते थे, हमारे इलाके में एक हकीम लक्खी राम थे, वो कैंडिडेट थे इसके। एक बार इसका दिल्ली की जो म्यूनसिपल कमेटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसका इलेक्शन हुआ था। तो वो घर घर जाके सबको हाथ जोड़ते थे और वोट मांगते थे, इतना तो मुझे याद है। और नेहरू के बारे में लोगों का बहुत अच्छा विचार थे। जहाँ तक जिन लोगों को मैं मिला था, जिनको मैं जानता था, नेहरू के बारे में बहुत ही अच्छे विचार थे उनके। वो सोचते थे कि बहुत ही नोबल ये इंसान है जो इतना, क्योंकि बड़े किस्से मशहूर थे कि इनके तो कपड़े पेरिस से धुल के आते थे और ये वो, तो लोग समझते थे कि इतना लग्जरी में रहने वाला व्यक्ति किस तरह से जो है जेल में रहा होगा देश के लिए। और वैसे भी वो बहुत पढ़े लिखे थे, और हर जगह जो है, जहाँ भी कहीं, ख़ासकर वो साइंस की बात करते थे, मॉडर्नाइजेशन की बात करते थे, तो लोग बहुत इम्प्रेस थे और बहुत अच्छा समझते थे नेहरू को। चलो, तो अब इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं और फिर कल इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके।